हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम फिट एंड फाइन, बढ़िया, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होने चाहिए आप लोग। तो बेटा, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे लास्ट क्लास के अंदर कि आज हम कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको एक आइडिया देंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो उसी से लेके हम कि हमारे आज की क्लास रिलेटेड है। तो कुछ बहुत चुनिंदा आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि आपको आने चाहिए। ये आपके स्कूल में भी आ सकते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चन भी हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास जो है वो एक डेमोस्ट्रेटिव क्लास है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि एग्जैक्टली हमें किस लेवल तक सोचना है। ठीक है, राइट? तो चलिए, इसी सीक्वेंस में मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप ढंग से सुनिए। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के, क्योंकि हम हायर ऑर्डर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हम 3 सेगमेंट पढ़ते हैं। एक हमने पढ़ा डायमेंशन एनालिसिस, एक हमने पढ़ा एरर एनालिसिस और एक पढ़ा मेजरमेंट। अब इन तीनों के ऊपर जो मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात है कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी हम सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं कि सिर्फ हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे या सिर्फ हम एरर एनालिसिस करेंगे। तो आज की क्लास में जो हम बेसिकली करेंगे वो एरर और डायमेंशन एनालिसिस के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो सही ऑर्डर के क्वेश्चन है और आपको ये आने भी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ढंग से इसको सुनिएगा और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रेनॉल्ड्स नंबर आर। रेनॉल्ड्स नंबर, अब आपके दिमाग में बात होगी भाई ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, हमने सुना तो नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल ठीक बात है, आपने सुना नहीं इसके बारे में, लेकिन बेटा ये आपकी क्लास 11th के सिलेबस का ही है। आपकी जो बुक 2 है उसमें सेकंड चैप्टर है आपका फ्लूइड्स के नाम से, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। वो जो फ्लूइड्स है उस फ्लूइड्स के अंदर आपको एक टॉपिक मिलता है रेनॉल्ड्स नंबर के नाम से। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। हाँ, ये बस आपको पता होना चाहिए कि रेनॉल्ड्स नंबर, नंबर का मतलब, नंबर तो डायमेंशनलेस होता है, तो रेनॉल्ड्स नंबर को कैपिटल आर से डिनोट कर रखा है। कुछ बुक्स में आपको आर की जगह यही क्वेश्चन एन आर के नाम से मिलेगा, रेनॉल्ड्स नंबर एन आर। कुछ बुक्स में आपको ये आर के नाम से मिलेगा, रेनॉल्ड्स नंबर आर। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन क्या है। रेनॉल्ड्स नंबर आर determines whether or not the flow of liquid through a pipe is streamline। ये इसका डेफिनेशन होता है बेसिकली कि वो ये बताता है कि पानी किस तरीके से चलेगा पाइप के थ्रू। कोई टेंशन नहीं लेनी, सीधी बात है, रेनॉल्ड्स नंबर था। ठीक है, दिस कांस्टेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी। अभी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी, डेंसिटी रो एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। गिवन दैट r varies directly as diameter d of the pipe, derive the formula for r using the method of dimension। तो मुझे क्वेश्चन की लास्ट लाइन से पता लगा कि मुझे क्या करना है, derive the formula for r using the method of dimension। और उसमें क्या क्या दे रखा है कि रेनॉल्ड्स नंबर r डिपेंड्स अपॉन, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? दिस कांस्टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी, देन डेंसिटी रो एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ये इसके डिनोशन होते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये इनके ऊपर अगर डिपेंड करता है तो इसका मतलब होता है इसकी पावर में a लिख लूं, इसकी पावर b और इसकी पावर c, जैसे हम डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, राइट? तो मैंने एक शॉर्टकट में लिख दिया कि तीनों को अलग अलग ना लिख के मैं तीनों को एक साथ लिख लेता हूं। v रेज़ टू पावर a, ईटा रेज़, रो रेज़ पावर b, ईटा रेज़ पावर c। सीक्वेंस आप आगे पीछे भी कर दे तो मैटर नहीं करता। ठीक है बेटा, साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में दे रखी है जो इस क्वेश्चन को अलग ऑर्डर का बना देती है, थोड़ा हायर ऑर्डर का बना देती है। उसमें साथ ही में ये लिखा हुआ है R varies directly as diameter d of the pipe। डायमीटर d जो है ना उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। अब पता है कितनी कमाल की बात है, एक टर्म होता है वेरीज और एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो तीन चीजें दिख रही है ना आपको, इन तीन चीजों में थोड़ा डिफरेंस होता है। वेरीज का मतलब होता है कोई भी पावर आ सकती है, पावर 2, 3, 4, -2, -3, -4, कुछ भी, एक्सपोनेंट में कुछ भी हो सकता है। वेरीज का मतलब ये होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो पावर होगी ना, पावर वो होगी +1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होगा पावर -1। जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है v प्रोपोर्शनल टू i। ये जो v प्रोपोर्शनल टू i होता है ना, ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है, यानी कि v जो होता है वो i की पावर 1 के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था r इक्वल टू रो एल अपॉन a, ये भी 10th में पढ़ रखा है। इसमें r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l है,
और r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल a है, इसका मतलब a की पावर 1 और l की पावर 1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है पावर 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भी पावर 1 होता है लेकिन अपॉन में, यानी कि ओवरऑल ये -1 हो जाएगा अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन वेरीज का मतलब होता है कि पावर कुछ भी हो सकती है, ये एक बड़ी जबरदस्त बात है। वेरीज का मतलब पावर 2, 3, 4, 100, 2000 कुछ भी हो सकती है, प्लस में भी माइनस में भी, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। लेकिन डायरेक्टली और इनवर्सली का बिल्कुल सिंपल सा हिसाब किताब होता है। डायरेक्टली का मतलब पावर +1, इनवर्सली का मतलब पावर -1। ठीक बच्चे, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रेज़ पावर a, यानी कि इट वेरीज, किससे क्या वेरी करता है, v, रो और ईटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करने का मतलब ये होता है कि उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर d, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि d की पावर 1 होगी। एक ये ऐसी बात है जो नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं कर रखा ना पहले कभी, तो बेटा इसके सपने नहीं आते एग्जाम के अंदर, मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन सिर्फ होता ही उससे है जो बच्चे ने एक बार कम से कम इस क्वेश्चन को कर रखा होता है, वरना ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता, मैं उसके पीछे रीजन बताता हूँ। होता ये है कि आपको रेनॉल्ड्स नंबर v, रो, ईटा और d के ऊपर डिपेंड बता रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। 3 पे तो वेरी करता है और 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अलग से लिखा है। अगर यहाँ आपने d के पावर d लिख दिया ना, a, b, c एंड d, तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। ये डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस हैं कि वो सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी के लिए सॉल्व किया जा सकता है, पावर a, b, c, d नहीं आ सकता। अगर d आपने कर दिया सॉल्व ही नहीं होगा, किसी भी तरीके से करके देख लो, होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या गलती कर सकते हैं इसके अंदर, d की पावर d लिख देंगे जैसे कि नॉर्मली हम क्वेश्चन करते हैं, और सॉल्व ही नहीं होगा, फिर ये आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन की विशेषता ये है कि इस क्वेश्चन को आपको एक बार कम से कम ट्राई किया होना चाहिए, तभी जाके एग्जाम में आप कर पाते हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ये आपके स्कूल में भी आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिना किसी चेंज के यही क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चे आपको मैंने वेरीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिफरेंस बताया। अब सुनिए, अब क्या है इसके आगे। ये क्वेश्चन में दे रखा है रेनॉल्ड्स नंबर r, v रेज़ पावर a, रो रेज़ पावर b, ईटा रेज़ पावर c एंड डायमीटर d। अब लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल साइन आता है, k आ गया, v रेज़ पावर a, रो रेज़ पावर b, ईटा रेज़ पावर c एंड डायमीटर रेज़ पावर 1। ओके, अब राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, ये लिखते हैं आप, ऑन राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड की जब आप डायमेंशन लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। R का मतलब था रेनॉल्ड्स नंबर, बिल्कुल ढंग से सुनना बेटा, R का नंबर था रेनॉल्ड्स नंबर। नंबर का मतलब 2, 3, 4, 100, 200। नंबर का मतलब उसके पास कोई यूनिट नहीं होगी, और यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन लेस होगी क्वांटिटी। और डायमेंशन लेस के लिए हम क्या लिखते हैं, R की जगह आप लिखेंगे M0, L0, T0। जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, जो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसकी डायमेंशन ऐसे लिखी जाती है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। इसका मतलब 1 ही तो आएगा, लेकिन लिखने का तरीका ये है, ठीक है। इक्वल टू k तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी जगह आपको कुछ लिखना ही नहीं है। आप चाहे तो m0, l0, t0 लिख सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड। v वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है lt-1 मीटर पर सेकंड, पावर है। देन रो का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और सॉल्व करके आता है ml-3 पावर b। देन ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन फार्मूला मैंने आपको निकालना सिखाया था, आप स्टार्टिंग की वीडियो में चेक कर सकते हैं। इट इज ml-1 t-1, ये डायमेंशन फार्मूला था। पावर हो गई c। फोर्थ था, लास्ट था हमारे पास d, d इज डायमीटर, डायमीटर का मतलब लेंथ, तो डायमेंशन फार्मूला हो गया l और पावर 1। आपको पता लग गया ना कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से कैसे अलग है। जितने भी आज तक आपने क्वेश्चन करे हैं डेरिवेशन ऑफ फार्मूला में, उसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं किया आपने, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग है, इसमें 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, और चौथी वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पावर 1 लिखी जाती है सिर्फ, ना a ना b ना c, 1 पावर, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करें, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, l की पावर a अंदर मल्टीप्लाई करेगा, l की पावर a, t टू द पावर -a, देन b के अंदर मल्टीप्लाई होगी, m की पावर 1 से जब b की मल्टीप्लाई होगी तो m की पावर b आएगा, l की पावर -3b,
देन m टू द पावर c l टू द पावर माइनस c, माइनस 1 की c से मल्टीप्लाई होगी, t टू द पावर माइनस c, माइनस 1 की c से मल्टीप्लाई होगी, एंड l टू द पावर 1। अब लिखने का तरीका क्या होता है, ये तो ऐसे लिख दिया। सबसे पहले लिखते हैं m पे क्या क्या है, m की पावर b, m की पावर c, दो है ना, तो m की पावर b प्लस c आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है। देन l की पावर a माइनस 3b एंड माइनस c प्लस 1। l चारों में, इसमें थी पावर a, इसमें पावर थी माइनस 3b, उसमें पावर थी माइनस c, और 1 भी है, ये छूटना नहीं चाहिए, कई बार छूट जाता है, ये दिखता नहीं। एंड t टू द पावर माइनस a देन माइनस c, दो चीजें थी। फिर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑन कंपेरिजन क्या मिलता है आपको, m की पावर में b प्लस c था, m की पावर में 0 था, यानी कि b प्लस c इज इक्वल टू 0। देन a माइनस 3b माइनस c प्लस 1, l की पावर में ये था और यहाँ l की पावर में 0 है, इज इक्वल टू 0। देन t की पावर में माइनस का a माइनस c था, माइनस a माइनस c, और यहाँ t की पावर में 0 था तो 0 आया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अब तो आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे b इक्वल टू माइनस c आ जाएगा, यहाँ माइनस a, यहाँ a इक्वल टू आपके पास माइनस का c आ जाएगा, a और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो c निकल जाएगा, c निकल गया तो b और a भी निकल जाएगा। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स से, ठीक है बेटा, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑन सॉल्विंग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट a इज इक्वल टू प्लस 1, b इज इक्वल टू प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा आपको, a की वैल्यू प्लस 1, b की वैल्यू प्लस 1 और c इज इक्वल टू माइनस 1। ये जब आपको मिल गया तो इसके बाद हमारा काम क्या होता है, इसको बेसिकली हम इक्वेशन नंबर 1 मान रहे होते हैं स्टार्टिंग से ही, तो हम सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation number 1। Therefore, from equation 1 क्या बन जाता है, r is equal to k v raised power a का मतलब प्लस 1, ओके, रो raised power b का मतलब प्लस 1, ओके, eta raised power c का मतलब माइनस 1, एंड d की पावर तो 1 था ही शुरू से, तो क्या बचा फाइनली, इसको कैसे लिख सकते हैं, r is equal to k, v ऊपर रहेगा, रो ऊपर रहेगा और d ऊपर रहेगा, और माइनस 1 पावर नीचे चली जाएगी तो प्लस 1 हो जाएगी। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, रो vd अपॉन eta, ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है। तो आपको ये पता होगा कि देखो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन की तरह हुआ, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी इसके अंदर, वो क्या प्रॉब्लम थी कि इसमें एक फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी भी है डायमीटर, जो आपने किसी क्वेश्चन में अब तक नहीं किया, और उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसलिए प्लस 1 आ गया। अगर यही डायरेक्टली की जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा होता ना, डायमीटर ऑफ 5, तो मैं d की पावर माइनस 1 लिखता। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जरूर आपको करके देखना है एक दो बार, ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। और मैंने कहा ना कि अगर इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ के भी नहीं गए ना, तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि बच्चा गलती करता है इसके अंदर, ठीक है बेटा, राइट। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एरर एनालिसिस से। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, लेकिन क्योंकि इसका ऑर्डर अच्छा है, एक रिवीजन भी हो जाएगा आपको, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसे आ सकता है एज इट इज, इसलिए उसको सीखना जरूरी है, ठीक है। देखते हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा आपको आज ही कर लेनी है, और फिर आप उससे डिमांड कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब तक ये क्वेश्चन हो नहीं जाएंगे तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये पक्की बात है, मैं चाहूंगा कि आप हायर ऑर्डर क्वेश्चन करें, और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की, और उस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, जी मेंस के और नीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, वो कराऊंगा। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बच्चे हमारे फाइट कर रहे हैं, उनके लिए जो क्वेश्चन जरूरी हैं कि उन्हें कम से कम किस एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं,
तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और वो आपकी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। तो बिल्कुल सिंपल है। क्लास 11 में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, हालांकि क्लास 12 के लिए भी लागू होती है, कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना किस तरीके से। पढ़ती तो दुनिया है, लेकिन पढ़ने का तरीका अगर सही नहीं है तो मार्क्स आते ही नहीं, सिलेक्शन ही नहीं होता। तो बात वही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, ऐसे बहुत सारे आपके जाने में होंगे, पूछो क्या करो, अरे मैं तो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं तो मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन सिलेक्शन होता कितने का है? बहुत नेग्लिजिबल। पूरे ग्रेड नोटा की अगर बात करूं तो 10 सिलेक्शन बड़े मुश्किल से निकलते हैं सही रैंक के ऊपर। सारे इंस्टीट्यूट की मिला दूं अगर मैं, तब की बात कर रहा हूं कि 10 सिलेक्शन भी अच्छी रैंक पे नहीं होते ग्रेड नोटा में। रीजन क्या है? कुछ लोग सीरियसली पढ़ रहे होते हैं और कुछ लोग सिर्फ दिखा रहे होते हैं कि वो पढ़ रहे हैं। तो अंतर है, चीजों को ढंग से करना और करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब का मन लगा किया जाएगा तभी उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। मन लगा के नहीं करोगे तो टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, रिजल्ट भी नहीं मिलना। ठीक है बेटा, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा एम बिल्कुल क्लियर है कि मुझे आपको क्या कराना है। आपका एम क्लियर होना चाहिए कि आपको मेरा साथ पूरा देना है। ठीक है बेटा, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, लिखा है, पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। आपको स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हुआ। स्फेरिकल मिरर का मतलब है हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने सुन रखे हैं क्लास 10 में। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमें ये पता होता है, 1/f = 1/v + 1/v। ये स्फेरिकल मिरर के लिए। अगर ये लेंस के लिए होता तो 1/f - 1/f = 1/v - 1/u आ जाता। ये तो आप अभी रिसेंटली पढ़ के आए हैं क्लास 10 के अंदर। ठीक है, इसी साल पढ़ा है भाई। ओके, तो अब बात करते हैं कि आगे क्या क्या आपको क्वेश्चन में दे रखा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इसमें आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। क्या कहेंगे मैंने आपको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। u = उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 50.1 ± 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v = वो इंफॉर्मेशन आपके पास 20.1 ± 0.2 सेंटीमीटर। अब ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया आपको, इमेज डिस्टेंस मिल गया विद एरर लिमिट्स। आपको क्या पूछा है? आपको फोकल लेंथ निकालनी है, कैपिटल F निकालना है। और ऑब्वियसली कैपिटल F निकालना है तो कुल मिला के क्या पूछना चाहेंगे? कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर विद एरर लिमिट्स। यानी हमारा टारगेट F निकालना नहीं है, हमारा टारगेट F ± डेल्टा F निकालना है, जैसे हम x ± डेल्टा x निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको F निकालना पड़ेगा। देखिए आपके पास फॉर्मूला है, we know that 1/f = 1/v + 1/u। ये होता है। और मैंने आपको बताया कि जब भी आपको एरर वाले क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज दे रखी हो तो हम क्या कर लें उसको। अगर मुझे याद ना रहे कि मुझे v की जगह क्या रखना पड़ेगा, डेल्टा v की जगह क्या रखना पड़ेगा, u की जगह क्या रखना पड़ेगा, डेल्टा u की जगह क्या रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ इंडिकेट कर दूंगा, दिस इज u एंड दिस इज डेल्टा u। ये v हो गया और ये डेल्टा v हो गया, ताकि जब मैं वैल्यू पुट करूं तो मुझे तकलीफ ना हो। ठीक है, अब देखो बच्चे, v की जगह जब मैं पुट करूंगा कितना 20.1 प्लस u की जगह मैं पुट करूंगा 50.1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे और फोकल लेंथ निकालेंगे तो 14.3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर 14.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन, मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में बात होगी, सर ये तो बड़ी टफ कैलकुलेशन है, डेसिमल भी आ रखा है, फिर आपको एलसीएम भी लेना है। देखिए ये क्वेश्चन जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन इसी वैल्यू के साथ एग्जाम में आ जाए। तो अगर आपको इसका आंसर याद है तो फिर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख दीजिए, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको दूसरा क्वेश्चन आता है तो जनरली उसमें जो वैल्यूज आपको दे रखी होंगी वो इससे इजी ही होंगी। जैसे कि इसमें 20 और 50 दे दिया, 0.1 नहीं दिया, तो फिर तो इजी हो जाएगा ना थोड़ा सा, ऐसे 100 आ जाएगा आराम से। ठीक है, तब इसको किया जा सकता है। आप सिर्फ ये देखिए सॉल्व कैसे हो रहा है।
न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन है उसके लिए तो आपको मेहनत करनी है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेन बात है कि मैं मेथड तो सीखना है कि मेथड क्या होगा इसका। ओके, अब आपको याद है कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला था जिसका क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था? आपको याद हो कि मैंने बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था और आपको वो क्वेश्चन कराने के बाद मैंने बताया था कि मेरे फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले के अंदर भी वही कंसेप्ट लगेगा। कुछ याद आ रहा है वो फॉर्मूला क्या था? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये भी अपने क्लास 10 में ही पढ़ा, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, आपने शायद उसको देख लिया हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन जो है, ऐसा वाला क्वेश्चन, वो इस वाले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको मेथड एक बार रिकॉल हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ये होता है, और तब मैंने आपको बताया था कि ऐसे में एरर निकालने का फॉर्मूला क्या था। अगर फॉर्मूला ये था तो एरर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ये, डेल्टा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर। नॉर्मल केस में जब कोई डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होता है तो उसमें ये स्क्वायर नहीं आते, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का अगर क्वेश्चन होता है। लेकिन इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि इसको एलसीएम लोगे तो इसमें एडिशन भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा और डिवीजन भी आएगा, ये तीनों चीजें आएंगी। तो ऐसे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, और इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड। मैथमेटिक्स में एक चीज होती है, जैसे हम मैथ में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, लॉग लेते हैं, डिवीजन करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसको। एक प्रोसेस है कि सॉल्व कैसे किया जाए चीजों को। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा? ये भी तो ऐसा ही है, क्या आना चाहिए? मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप इसको देख के इसका फॉर्मूला बना सकें। अब वो क्या था, मैं लिखूंगा डेल्टा f अपॉन f, जैसे डेल्टा r अपॉन a था, और साथ में स्क्वायर भी करूंगा, इज इक्वल टू, अब यहां देखो क्या लिखा है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर प्लस डेल्टा u अपॉन u स्क्वायर, और बाहर ब्रैकेट के आपको प्लस माइनस लगाना है, यहां भी प्लस माइनस लगाना है, बिल्कुल यहां भी ऐसे ही होता है ये। तो जैसे इससे ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है वैसे इससे ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। f यहां पे था तो यहां f वाले आ गए, पहले v लिखा था तो पहले v वाले आ गए, फिर u लिखा था तो u वाले आ गए, बिल्कुल सेम। अब समझ गए इस बात को कि जैसे इससे ये फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे इससे ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। हालांकि जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो यहाँ माइनस 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 आ जाते हैं स्टार्टिंग में, उसको हम कॉमन लेके हटा सकते हैं, नहीं भी लिखे आप तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला इस तरीके से आपको याद होना जरूरी है। अब इनकी क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर दो। f स्क्वायर, f कितना निकाला है 14.3, तो 14.3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर, डेल्टा v कितना है बेटा, ये लिखा है 0.2 अपॉन v स्क्वायर, v कितना है 20.1, उसका स्क्वायर होगा, प्लस डेल्टा u इज व्हाट 0.5 अपॉन u स्क्वायर 50.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे, अब मैं सीधे इसका आंसर ही लिख रहा हूं, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। सॉल्व करने का तो देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये तरीका हो सकता है कि पहले मैं इसका स्क्वायर सॉल्व कर लूं, ठीक है, इसका भी स्क्वायर सॉल्व कर लूं, एलसीएम लेके सॉल्व करूं। दूसरा तरीका ये है कि इसका स्क्वायर सॉल्व कर लिया, 0.2 को पहले इससे डिवाइड कर दिया, 0.5 को फिर इससे डिवाइड कर दिया, और फिर दोनों को ऐड कर दिया, और फिर जो आएगा उसमें आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो डेल्टा एफ निकल के आएगा। कैलकुलेशन टफ है, आई एग्री, लेकिन मेन बात क्या है, क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट है तो कैलकुलेशन टफ भी है तो आप थोड़ा सीख सकते हैं, और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसकी कैलकुलेशन याद ही हो जाएगी। वरना क्वेश्चन की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इससे इजी आती है तो आप सॉल्व कर ही लेंगे उसको, आपको मेथड सीखना है, मेन बात ये। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, डेल्टा एफ का आंसर सॉल्व करेंगे तो आता है 0.14 सेंटीमीटर। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद डेल्टा एफ आपके पास ये निकल के आता है। अब मेन बात है कि आंसर किस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे एक और चीज है, एक ट्विस्ट है कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, क्या लिखना है फाइनल आंसर में, देखो जो फाइनल फॉर्म है आंसर की, आप ये चेक करो, मैंने यहाँ पे अभी मिटा दिया उसको, u और v की जो वैल्यू मैंने लिखी थी यहाँ पर, उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस था,
सब चीजों में 20.1 जैसे यहाँ पे लिखा देखो, डेल्टा वी की वैल्यू 0.2 थी, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, वी स्क्वायर की वैल्यू वी की वैल्यू थी 20.1, डेसिमल के बाद 1 प्लेस है ना, तो डेसिमल के बाद जितने प्लेस तक कैलकुलेशन है आपको अपना आंसर वहीं तक छोड़ना होता है, डेसिमल के जितने वो प्लेसेस होते हैं, ठीक है, और स्पेसेस में मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस हो। तो अब देखो मैं f प्लस माइनस डेल्टा f जब लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, f की वैल्यू मैंने निकाली थी यहाँ पे 14.3 प्लस माइनस डेल्टा f की वैल्यू है 0.14, डेसिमल के 2 प्लेस तक है, और डेसिमल के अगर 2 प्लेस तक है तो मुझे इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक लाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम यूज कर रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 1 प्लेस है, और डेसिमल के बाद 1 प्लेस में अगर मैं इसको करूंगा तो कैसे करूंगा, राउंड ऑफ करूंगा, राउंड ऑफ करोगे तो 0.14 को अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो 4 को राउंड ऑफ करने के बाद 1 में तो कोई इंक्रीमेंट होगा नहीं, बिकॉज इट इज लेस देन 5, तो क्या आएगा 0.1 ही आ जाएगा, 0.14 की जगह 0.1 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर, बस खत्म, ओवर। ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कराया, लेकिन क्योंकि मेरे फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट बता देता हूं, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको बुक्स में ना मिले, मिल गया तो आपकी किस्मत है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया मिरर फॉर्मूले के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन के अंदर सब कुछ सेम दे रखा है, बस मिरर की जगह आपको लेंस दे दिया, तो क्या होगा, मैं आपको सिर्फ चेंज बता रहा हूं, उसके लिए आपको पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक ट्विस्ट है, वो क्या है कि ये जो आपको प्लस दिख रहा है ना, आपको पता है लेंस फॉर्मूला अगर होगा, ये तो मेरे पास मिरर फॉर्मूला था, अगर ये लेंस फॉर्मूला होता है तो ये 1/v माइनस 1/u आएगा। ये एग्री करते हैं आप मेरी बात के साथ कि 1/v माइनस 1/u आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये आएगा तो इसका आंसर बदल जाएगा, अब ये 14.3 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर जो प्लस था वो माइनस हो गया होगा, चलो आंसर चेंज हो गया। इससे तो बस इस माइनस साइन से फर्क पड़ेगा कि ये आंसर चेंज हो गया, लेकिन ये आपको पता लगा अब तक डिफरेंस क्या है, मिरर की जगह अगर लेंस दे रखा है तो फॉर्मूला ये लिखा जाएगा। लेकिन सबसे खूबसूरत बात पता है क्या, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना इसको, तो आंसर ये आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। रीजन बताओ क्यों चेंज नहीं है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर, और मैक्सिमम एरर कब आता है, मैक्सिमम एरर तब आता है जब बीच में प्लस का साइन ही होना चाहिए। तो मिरर और लेंस में सिर्फ इतनी बात का फर्क पड़ गया कि आप जो f निकालेंगे ना उसका आंसर अलग आ जाएगा, लेकिन डेल्टा जो आप निकाल रहे होंगे तो उसका आंसर वैसे ही रहेगा। क्यों रहेगा, वैल्यू सारी की सारी वही है, बीच में साइन भी आपको चेंज नहीं करना, तो आपके पास डेल्टा f तो वही आना। तो डेल्टा f तो सॉल्व करने ज्यादा मुश्किल काम था, वो भी आपको पता लग गया कैसे करना। तो अगर मान लो कि सेम क्वेश्चन दे देते हैं और आपसे बोलते हैं कि फॉर मिरर द वैल्यूज इज दिस, ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करो, फिर पूछा सपोज इन केस ऑफ मिरर इट इज लेंस, देन हाउ वुड द आंसर चेंज। तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि f बदल गया होगा, लेकिन ये पार्ट तो वही रहेगा, नीचे वाला पार्ट, तो आंसर सॉल्व करना इजी रह जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको सिखाया है कि लेंस फॉर्मूले और मिरर फॉर्मूले के अंदर आपको डेल्टा f तो सेम ही तरीके से निकालना है, लेकिन f निकालने के लिए बीच का साइन जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। ओके बच्चे, राइट। ये बिल्कुल वैसे ही से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था आपको कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मेन फॉर्मूला तो अलग अलग होता है, लेकिन एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों का सेम होता है, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस डेल्टा b, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, वो सम के लिए भी होता है और डिफरेंस के लिए भी होता है। तो इसीलिए इस तरीके से यहाँ पे सम हो चाहे डिफरेंस हो, ये फॉर्मूला नीचे वाला सेम ही आएगा, ठीक है बेटा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन इस तरीके का था हमारा, राइट बेटा, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ध्यान रखना। अब बात करता हूं मैं थर्ड क्वेश्चन की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगेन इट इज, जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो देखते ही हो जाता है। अगर किसी बच्चे ने ऐसे ही पढ़ रखा है ना बस काम चलाओ, तो उनमें उससे इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला जो मैं आज करा रहा हूं आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एरर एनालिसिस का है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे भी ऊपर लेवल का है, इसका ऑर्डर इससे थोड़ा ऊपर बैठेगा, मुश्किल नहीं है लेकिन ऑर्डर अच्छा आता है उसका। ऑर्डर का मतलब है कि उसमें कुछ नया आएगा जो इस क्वेश्चन में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स चेक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। द रेडियस ऑफ अ curvature, the radius of curvature of a concave mirror measured by a spherometer is given by r is equal to l square upon 6h plus h by 2। और मैंने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताया यहाँ पे स्फेरोमीटर।
स्फेरोमीटर। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्फेरोमीटर है क्या, ठीक है, और क्यों ये आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे फिजिक्स की, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे आप वहां पे वर्नियर कैलिपर्स वाला, सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे स्क्रू गॉज के नाम से एक आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, और जो थर्ड आपका एक्सपेरिमेंट होगा, जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर बेसिकली कैसा होता है, ऐसी डिस्क बनी होती है यहाँ पर, ठीक है, और लेग्स होते हैं इसके, 3 तो लेग्स होते हैं इसके, और एक लेग होता है बीच में, यहाँ पर एक बीच में एक लेग होता है। इसमें क्या करते हैं, इसको गोल घुमाते हैं ना, जब यहाँ पे एक स्केल भी लगा होता है, जब इसको हम गोल घुमाते हैं तो उसके बीच वाली जो रॉड है वो ऊपर या नीचे मूव कर सकती है। मतलब बेसिकली क्या हो गया, 3 पॉइंट्स हो गए, जैसे मेरे पास ये मेरी फिंगर है, 3 पॉइंट तो ऐसे लग जाते हैं, और जो 4th पॉइंट होता है वो बिल्कुल बीचों बीच आता है। मतलब 3 तो आपके पास निडल हो गई और बीच में एक निडल होती है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, वैसे तो इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे आप तब आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा, राइट। बाकी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं स्फेरोमीटर, तो आपको उसका फिगर नजर आ जाएगा। इस स्फेरोमीटर का मेन काम ये होता है कि इट इज यूज्ड टू मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या हुआ, कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ये पॉलिश होती है, आप इसके ऊपर स्फेरोमीटर रख दो, तो इसका जो कर्वेचर है ना, ये राउंड, इसकी रेडियस कितनी है, इस रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज हो जाता है। ये बताता है आपको इसकी रेडियस कितनी आएगी। इसी तरीके से कॉन्वेक्स, ये तो आपके पास कॉनकेव था, कॉन्वेक्स मिरर हो तब भी ऐसे कर लेते हैं। कोई भी सर्कुलर या स्फेरिकल, अगर कोई चीज, सर्कुलर नहीं बोलूंगा, स्फेरिकल अगर आपके पास कोई बॉडी है तो उसकी रेडियस कितनी है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं स्फेरोमीटर, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल में काम आएगा। तो क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल के सिलेबस में, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, क्या स्फेरोमीटर का जिक्र हो रहा है, ठीक है। अब सुनिए, आपको लिखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए स्फेरोमीटर से जो फॉर्मूला है, दैट इज R = L²/6h + h/2, ये फॉर्मूला था। अब आगे क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर measured by a spherometer is given by this formula, ठीक है। by the values of L and H are 4.0 सेंटीमीटर। L की जो वैल्यू है वो है 4.0 सेंटीमीटर, और H की वैल्यू कितनी है, H is 0.065 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 0.065 सेंटीमीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। वेयर L is measured by the मीटर स्केल। मीटर स्केल में आपने लेंथ को मेजर किया, L को। ये बहुत टेक्निकल बात है, आपको मैं बता रहा हूं, ये ही वो टेक्निकल पॉइंट है जो इस क्वेश्चन को किसी भी कंपटीशन के लिए बिल्कुल सटीक क्वेश्चन बनाता है, कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन के बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको थोड़ी सी और ऊपर की इंटेलिजेंस चाहिए। अब वो कैसे, मैं बताता हूं अभी आपको, पहले सुनिए ढंग से। लिखा था वेयर L is the length measured by the meter scale, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीटर स्केल से आपने L लेंथ मेजर करी है, एंड H is measured by the स्फेरोमीटर, इस स्फेरोमीटर से आपने H हाइट मेजर करी है। हाइट क्या, बेसिकली ये यहाँ पे एक जो निडल होती है वो ऊपर नीचे जाती है, वो हाइट मेजर कर लेती है इसकी, कितनी ऊंचाई है इसकी नॉर्मल सरफेस से, प्लेन सरफेस से कितना ऊंचा है, ठीक है। फाइंड द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ R। रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ R का मतलब ये निकलता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा R/R। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ठीक है। अगर परसेंटेज एरर निकालना होता तो इनटू 100 कर देते, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब पता है इस क्वेश्चन में क्या क्या ट्विस्ट थे, 3-4 ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, उनमें से अगर एक भी इंफॉर्मेशन आपने मिस कर दी ना तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या सोचने लायक था, ठीक है, और क्या क्या आगे लिखने लायक है, देखिए। पहले तो मैं बेसिक चीजें बता दूं जो सबसे पहले हमको पता लगनी चाहिए, वो ये पता लगनी चाहिए कि इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है, ठीक है। लेंथ इतनी दे रखी है, हाइट इतनी दे रखी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखें, दोनों सेंटीमीटर में है, ऊपर वाला सेंटीमीटर में है और नीचे वाला भी सेंटीमीटर में, सेम यूनिट ना हो तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ओके। और आपको निकालना है फ्रैक्शन एरर यानी कि रिलेटिव एरर, तो उसका फॉर्मूला डेल्टा R/R होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी हिडन इंफॉर्मेशन है जो कि हम मिस कर जाते हैं और फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आपको पता है कि अगर मुझे एरर निकालना है
तो सिर्फ L इक्वल टू 4.0 से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है 4.0 प्लस माइनस दिस पर सेंटीमीटर, प्लस माइनस होता है ना आगे, वो तो नहीं लिखा है यहाँ पे। तो एरर की जब लिमिट लिखी नहीं है, जब डेल्टा L नहीं है आपके पास, तो कैसे निकालोगे भाई इसको? और इसी तरीके से डेल्टा H भी होना चाहिए, वो भी नहीं है आपके पास, तो कैसे निकलेगा वो क्या होती है? उसी के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि लेंथ को मेजर किया है आपने, पता है किसमें? मीटर स्केल। मीटर स्केल का मतलब क्या होता है? याद करो, मीटर स्केल वो होता है जिसमें 0 से शुरू होता है और 100 सेंटीमीटर लास्ट होता है। देखा होगा बड़ा वाला वुडन स्केल मिलते हैं ऐसे, 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर। आपको पता है इसमें सबसे छोटी जो लाइन होती है, सबसे बारीक वाली लाइन, वो कितने की होती है? उसकी क्या अमाउंट क्या होता है? उसकी मेजरमेंट क्या होती है? सबसे पतली लाइन 1 मिलीमीटर की होती है वो। आपने देखा हो कि 0 होता है, फिर 1 लिखा होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन 0 से लेकर 1 के बीच में 10 लाइंस होती हैं। आपके पास घर में जो नॉर्मल छोटा वाला स्केल भी पड़ा हुआ है ना, उसमें भी पतली पतली लाइनें बनी होती हैं 0 और 1 के बीच में। तो उसमें जो सबसे पतली लाइन होती है, सबसे बारीक छोटी वाली लाइन, वो 1 मिलीमीटर की होती है। एंड 1 मिलीमीटर इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, सबसे कम इससे ये मेजर हो सकता है। और एक बार मैंने आपको पहले बताया था कि जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, आप उतना एरर करते हैं उसके अंदर, यानी कि उतना कम या ज्यादा मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर का, तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज अगर 4 सेंटीमीटर की है तो मैं उसको 4.1 या फिर 3.9 मेजर कर लूं। अगर मैं 0.1 की गलती करता हूं, 0.1 की अगर मैं इसके अंदर मिस्टेक करता हूं, तो ये पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको एरर जो लिखना होता है, जैसे मुझे डेल्टा एल लिखना होगा, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट लिखना पड़ेगा जिससे हम उसको मेजर कर रहे हैं। मीटर स्केल में सबसे कम आप मेजर कर सकते हो 1 मिलीमीटर, तो इसमें डेल्टा एल की वैल्यू होगी 1 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर का मतलब कितना होता है? यहां तो मैंने सेंटीमीटर में लिखा है, तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? कितना आएगा? 0.1 सेंटीमीटर। अब ये 0.1 सेंटीमीटर है, ये डेल्टा एल आ गया। इतना एरर हो सकता है क्योंकि वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है जिससे आप लेंथ मेजर कर रहे हैं। लीस्ट काउंट का मतलब मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी काउंटेबल, दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट। कम से कम कितना मेजर कर सकते हो, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब एक चीज जिसके बारे में आपको पता नहीं है, डेल्टा एच क्या आएगा? हम हाइट किससे मेजर कर रहे हैं? हम हाइट मेजर कर रहे हैं स्फेरोमीटर से। और हाइट अगर आप स्फेरोमीटर से मेजर कर रहे हैं तो आपको स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए कि वो कम से कम कितना मेजर करता है। स्फेरोमीटर का कितना होता है? कुछ आइडिया नहीं? सेंटीमीटर में बताता हूं, 0.001 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें चाहिए अल्टीमेटली। ये याद रखना है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये आपको याद रखना है पहले से ही। ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, गिवन होगा तो आपकी किस्मत, लेकिन नॉर्मली गिवन नहीं होता। तो आपको पता लग गया होगा कितने ट्विस्ट हो गए। डेल्टा एल क्वेश्चन में गिवन ही नहीं, ये पहला ऐसा क्वेश्चन था एरर का जिसमें आपको एरर लिमिट नहीं दे रखी है, डेल्टा एल नहीं दे रखा और आपको डेल्टा एच भी नहीं दे रखा। वो आपको अपनी सेंस से, अपने नॉलेज से निकालना है कि वो क्या होगा, और वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो। सो इफ लेंथ इज मेजर्ड by meter scale, so the minimum value to be measured from the meter scale is 1 millimeter, that is equals to 0.1 centimeter, तो डेल्टा एल वो हो गया। इस तरीके से स्फेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, बाद में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे तब तो आपको कैलकुलेशन में रखना पड़ेगा, तो याद हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एच का मतलब था हाइट में चेंज, यानी कि एरर कितना आता है हाइट। ठीक है, अब इतना आपने कर लिया तो अब ये क्वेश्चन का 90% डिफिकल्टी खत्म हो गई, 90% डिफिकल्टी खत्म हो गई। अब सिर्फ 10% डिफिकल्टी एक चीज के अंदर कि इस फॉर्मूले से मैं एरर का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा। ये सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन है, इसके लिए सोचना बहुत कुछ है लेकिन सॉल्यूशन करना बहुत आसान है। ठीक है, देखो देखिए बेटा, अब अगर मुझे इसके लिए एरर का फॉर्मूला बनाना है तो उसको मैं कैसे बनाऊं? डेल्टा आर अपॉन आर कैसे बनेगा? देखो कैसे लिख रहे हैं, ऊपर लिखा है एल स्क्वायर। आपको पता है कि डिवीजन की फॉर्म में फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एल स्क्वायर को मैं लिखूंगा 2 डेल्टा एल अपॉन एल। याद है आपको, अगर ये एल होता सिर्फ तो हम डेल्टा एल अपॉन एल लिखते हैं, लेकिन अगर उसका स्क्वायर भी है तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ये हमने एरर एंड एक्सपोनेंट्स में सीखा था। तो 2 डेल्टा एल अपॉन एल आ गया, प्लस
एच यहां भी है, एच यहां भी। अब ये ट्विस्ट है, 2 बार लिखा है एच, लेकिन आप पता है यहां क्या लिखेंगे, डेल्टा एच अपॉन एच, 2 डेल्टा एच अपॉन एच नहीं लिखेंगे। क्यों यार, एरर तो अगर मेरे को हाइट में करना है तो मैं एक ही बार तो गलती करूंगा। मैंने एच के अंदर इतना एरर कर दिया तो मैं 2 बार थोड़ा जोड़ूंगा उसको एरर को। यहां वो एरर यूज अगर हो रहा है तो एरर का मतलब होता है कि एक बार आपने कैलकुलेशन में अगर एरर ले लिया तो उसको आप दोबारा नहीं लेते हैं, फिर बार बार नहीं करते हैं, रिपीटेशन नहीं होते, कम्यूटेटिव हो जाता है वो। तो 2 डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। तो ये इसका ट्विस्ट है कि यहां 2 बार एच लिखने के बावजूद भी आपको सिर्फ एक एच लेना है, यानी कि डेल्टा एच अपॉन एच लिखना है, 2 डेल्टा एच अपॉन एच नहीं लिखना। ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन। मैंने कहा था ना 90% डिफिकल्टी तो वहां खत्म हो गई, जो 10% डिफिकल्टी थी वो ये थी। यही चीज इस क्वेश्चन को स्पेशल बनाती है कि आपको 2 बार एक ही चीज मिल गई तो आप 2 बार उसका एरर नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। हाँ, कब हम लिख सकते थे यहां पर, अगर एच का स्क्वायर होता। देखो 6 से कोई मतलब नहीं है, इट्स अ नंबर, नंबर में तो एरर होता नहीं है, तो ये 6 यूज में नहीं है, 2 भी यूज में नहीं है। हमें सिर्फ एल को देखना है और एच को देखना है। अगर ये एच की पावर 2 होता तो मैं 2 डेल्टा एच अपॉन एच ही लेता, क्योंकि स्क्वायर होने का मतलब है कि पावर डबल वहां पे तब हो जाएगी स्क्वायर होने की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर नहीं है आपके पास पावर, अच्छा मान लो यहां पे स्क्वायर होता तो क्या होता, तो भी मैं 2 लेता। जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो आप यूज करते हैं। अगर मान लो 3 बार एच दे रखा होता फॉर्मूले के अंदर, एच की पावर 1 होती है, एच की पावर 2, एच की पावर 3, तो मैं ये ले लेता हूं जो सबसे ज्यादा पावर होगी। सबसे ज्यादा आपको क्या निकालना होता है, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम कितना आ सकता है, कम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो आप यूज कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ मेरे पास, अब मेरे पास ये आ गया कि 2 डेल्टा एल अपॉन एल आ गया प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। ना तो 6 यूज होगा ना 2 यूज होगा, ये एच ऑलरेडी यूज हो चुका तो ये एच यूज नहीं होगा। तो फॉर्मूले में दोनों जगह एच था, कहीं भी एच स्क्वायर नहीं था। ओके, तो ये यूज करेंगे बस। अब तो आसान है। अब क्या करना है, देखो 2 डेल्टा एल कितना है मेरे पास, ये लिखा हुआ है 0.1, एल कितना है मेरे पास 4.0 प्लस डेल्टा एच है 0.001 और एच कितना है, एच आपके पास है 0.0065। एक बड़ी कमाल की बात बताऊं आपको, बड़ी कमाल की बात, जिसे कहते हैं कि कहां तक इंसान सोच सकता है। एच की वैल्यू लिखी है मैंने 0.001 और सॉरी डेल्टा एच की, और एच की वैल्यू लिखी है 0.06। आपको ये जरूर श्योर करना है कि एच की वैल्यू डेल्टा एच से बड़ी ही होनी चाहिए। एरर तो छोटा ही होगा ना, तो ये आंसर उससे छोटा होना चाहिए। अगर ये आंसर उससे बड़ा हो गया तो पक्का गलत किया आपने। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन सब सीख लेते हैं चीजों को। तो बेटा 2 डेल्टा एल अपॉन एल आ गया। डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास 0.1 सेंटीमीटर थी, एल की वैल्यू आपके पास 4.0 थी, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास 0.001 है और उसके बाद आपके पास एच की वैल्यू आपके इतनी थी, पूरा सेंटीमीटर में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। ध्यान रखें इस क्वेश्चन में आर को अलग से निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी क्वेश्चन छोटा हो गया न्यूमेरिकली। क्यों छोटा हो गया, क्यों हमें आर को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे रिलेटिव एरर पूछा है, डेल्टा आर नहीं पूछा आपसे, ना आर प्लस डेल्टा आर पूछा है, आपसे पूछा है रिलेटिव एरर, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर निकाल के छुट्टी कर देंगे, तो कैलकुलेशन इजी हो गई। तो अब क्या हुआ, इसमें मुझे आर निकालने की इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, आप इसको आगे ट्राई कर लीजिए घर पे, इसका आंसर क्या आएगा। तो मेरा आंसर इस पे निकल के आ रहा है 0.06, ये आंसर निकल के आता है 0.06, यस। और भी आगे तक आएगा लेकिन उसको राउंड ऑफ करेंगे यहां तक, डेसिमल के बाद जितने मिनिमम नंबर होंगे वहां तक आप इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली 0.06। अब देखिए यहां पर हमारे पास राउंड ऑफ करने के लिए तो डिपेंड करता है आपके पास 3 प्लेस 4 प्लेस कहीं तक भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, बट यू शुड लीव द आंसर लाइक दिस, ठीक है। 0.06 यहां तक आपको इसका आंसर छोड़ना है, ठीक है। और ये आपके पास फाइनल था जो आपसे पूछा गया था। तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ हायर ऑर्डर, ध्यान रखिए। और मैंने कहा कि पिछले जो मैंने क्वेश्चन कराया अगर आपने वो कर भी लिए ना और ये क्वेश्चन नहीं किया तो फिर भी इस क्वेश्चन में अटक जाएंगे। और एग्जाम में बिलीव मी, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं कर रखा उनमें से किसी एक से भी ये क्वेश्चन नहीं होना एग्जाम में, होएगा ही नहीं। किसी भी इंटेलिजेंस का बच्चा हो, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को पहले कभी नहीं कर रखा या उसने एस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं कर रखे तो उससे नहीं होगा, भले ही आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा डिस्कस कर रहा हूं जो कि एक बार जरूर होके निकलने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं एंड दे आर ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल, ठीक है बेटा। तो इसके लिए आप खूब मेहनत करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं नीट के और जी मेंस के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए लेके आऊंगा।
आपको एक आइडिया दूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो दैट यू कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और आपका एम क्लियर रहे कि आपको किस ऑर्डर में मेहनत करनी है, तब जाके चीजें होंगी। ठीक है बेटा, राइट? सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।